अब 2024 में अगर आपके भी ट्रेडर बनने का सपना ऐसे ही चकनाचूर हुआ है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में आपको A to Z ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी है, कैसे कहाँ तक जाना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, आई एम डैम श्योर वीडियो लंबी होगी, लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो में जो भी आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए अलॉन्ग विथ रिसोर्सेज सारे फ्री के फ्री इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ एंड देन आई स्टार्ट द वीडियो। हेलो हेलो हेलो, hi everyone, my name is Siddhant. Welcome again to my YouTube channel Siddhant के सिद्धांत। This video will be the most effective way to learn trading in 2025। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा from road map to the resources, उस रोड मैप पे चलने के लिए। Everything will get in this video। Now why I am doing this? ये आपके लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या फायदा है इसमें। मेरे दो गोल्स हैं। पहला एक कि मुझे 1000 इंडिपेंडेंट ट्रेडर क्रिएट करने हैं, 1000 इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स मुझे क्रिएट करने हैं। और दूसरा गोल है इस YouTube चैनल पे 100,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। दोनों में मुझे आपकी हेल्प चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो। तो जो पूरा ट्रेडिंग है उसको मैंने 3 पिलर्स में डिवाइड किया है। ये 3 पिलर्स हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, इनको अच्छे से सीखना पड़ेगा और आप ट्रेडिंग समझ जाओगे। पहला पिलर है माइंडसेट, जिसको हम मानसिकता भी बोलते हैं। दूसरा पिलर है आपका नॉलेज विच इज ज्ञान। तीसरा पिलर है मिस्टेक्स विच इज गलतियां। अगर आप ये 3 चीजों को समझ गए, इन तीनों के अंदर क्या क्या आता है ये समझ गए और जो भी आपने सीखा है वो चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी, आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवत गीता में कहा हुआ है, जिसने अपने मन पर विजय पाली उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। एंड ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग में ये कोट 100% इंप्लीमेंट होता है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी मानसिकता को सही करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन हो, हु आर यू। ये समझने के लिए ट्रेडिंग में आपके पास कई चीजें हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात बताता हूं जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। पहला, क्या आप एक रिस्क टेकर हो या फिर आप एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो। दोनों एक ही कैटेगरी में डालता हूं मैं। अगर आप एक रिस्क टेकर हो या फिर आप एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग को बनाना चाहते हो तो आपको डे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑब्वियसली आप बाद में कर सकते हो, बट इनिशियली अगर आप एक रिस्क टेकर हो और आपको अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग को बनाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड डे ट्रेडिंग या फिर उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। दूसरे टाइप के ट्रेडर, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो या फिर आप अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो, आपके पास एक जॉब है जिससे सैलरी आती है, आप चाहते हो कि जो सैलरी आ रही है उससे कुछ और एक्स्ट्रा पैसे कमाए जाए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जाए। और अगर आप ऐसे ट्रेडर बनना चाहते हो जिसको हम कंजर्वेटिव ट्रेडर भी कहते हैं, आपको डे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा बेटर है। डे ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, कभी कभी आपने कर लिया या फिर आपने वीकली एनालिसिस कर लिया, बट स्विंग ट्रेडिंग इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। तीसरे टाइप के ट्रेडर जो होते हैं या फिर तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो वेल्थ क्रिएटर होते हैं, उनको वेल्थ क्रिएट करना होता है। ठीक, इस केस में ऐसा होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम है, आप पैसा अच्छा खासा कमा रहे हो, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, जो भी है, आप वहां से पैसा कमा रहे हो। नाउ आप उस पैसे को काम पे लगाना चाहते हो टू मेक मोर मनी, या फिर आप सोए रहो और तब भी पैसा बनता रहे, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक वेल्थ क्रिएटर की तरह सोचना पड़ेगा। और वेल्थ क्रिएटर जनरली या तो स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेजॉरिटी केसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग आती है तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है या आपको समझना है कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हो, रिस्क टेकर या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, दूसरा कंजर्वेटिव ट्रेडर या फिर आप इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ एक वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हो। इन तीनों में सब क्या करना चाहते हो, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सर क्या मैं जॉब छोड़ दूं। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं सीधा ट्रेडिंग करना शुरू करूं। तो इसका सिंपल सा मेरा आंसर है नहीं, आपको जॉब नहीं छोड़नी है अनटिल अनलेस आपके ट्रेडिंग से इतना इनकम नहीं आ रहा है, 2-3 महीने अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी होता है, स्टिल यू कैन सर्वाइव, आप जॉब मत छोड़ना। बहुत सी रीजन इसके, देखो सिंपल सी बात यह कि एक इंसान जो भी, मान लिया अगर आपकी फैमिली है या फिर आपके ऊपर कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हर मंथ का आपका एक फिक्स खर्चा होगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। नाउ ट्रेडिंग इज वेरी गुड, ठीक है, आप यहां से पैसे बना सकते हो, बट क्या आप हर महीने पैसे बना सकते हो?
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग से आप रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट कर सकते हो। देयर माइट बी चांस कि किसी मंथ में आपको ज़्यादा मिलेगा, देयर माइट बी चांस किसी मंथ में आपको कम भी मिलेगा, देयर माइट बी चांस किसी में आपको लॉस भी होगा। तो अगर आपके ऊपर कुछ एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको हर मंथ पे करनी है, तो ट्रेडिंग से वो काम नहीं हो सकता है। दैट्स वाई अलॉन्ग विद ट्रेडिंग आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, चाहे जॉब चाहे कोई बिजनेस का, होना ही चाहिए। अब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए मैंने आपको बता दिया, कब छोड़नी चाहिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। जिस इंसान को भी ये पूछना पड़ रहा है कि क्या मैं जॉब छोड़ दूँ, ट्रेडिंग मुझे आती है, वो अभी जॉब छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। द डे यू विल बी रेडी कि आपको जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करनी है, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर से आपको पता रहेगा कि भाई इतना पैसा मैं कमा रहा हूं कि जॉब मेरे लिए मैटर नहीं करता है। जिस दिन तक आपको ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ रही है कि क्या मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाऊं, आप जॉब छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। एंड ये आप दूसरे इंसान से सिर्फ इसीलिए पूछते हो क्योंकि आपको उसके मुंह से सुनना होता है। तो मैं आज आपको यही बोल रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि क्या मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो, तो कहीं ना कहीं आप तैयार नहीं हो जॉब छोड़ने के लिए। यू आर नॉट रेडी येट। ना ये क्वेश्चन तो ये होगा कि हु आर यू, आप कौन हो, ये आप समझ गए। अब इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि आप कौन हो, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे चीजें आगे कर सकते हो। नाउ माइंडसेट का दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप मिसिंग क्या है आपके अंदर, आपको ऐसा क्या नहीं मिल रहा है कि आप ट्रेडर बन नहीं पा रहे हो, वो डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंसान के अंदर मिसिंग होती हैं अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा है तो। पहली चीज है नॉलेज। आपके अंदर नॉलेज नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, डे ट्रेडिंग कैसे होता है, ऑप्शंस कैसे करते हैं, फ्यूचर्स कैसे करते हैं, क्रिप्टो कैसे करते हैं। इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है आपके अंदर, इस बात की नॉलेज नहीं है आपके अंदर। दैट्स वाई आप ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। दूसरी चीज़ है स्किल। ठीक है, नॉलेज और स्किल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, आपको थ्योरी में पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। सपोर्ट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ रिवर्सल कर रहा है। रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट बार बार नीचे की तरफ रिवर्सल कर रहा है। ये थ्योरेटिकल आपको पता है, ठीक है, ये नॉलेज है आपकी। बट अगर आप 100, 150, 200, 500 चार्ट्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो, समझते हो कि चार्ट्स कैसे काम करते हैं, एंड देन आप उस पर ट्रेड करते हो, तो ये आप स्किल अक्वायर कर रहे हो। आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजियर हो जाएगा। थ्योरी से आप प्रैक्टिकल की तरफ आ गए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, नॉलेज एक बहुत छोटा सा पार्ट है ट्रेडिंग में, लेकिन स्किल एक बहुत बड़ा पार्ट है। बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है ये समझना या फिर ये नॉलेज गेन करना बहुत ईजी है। ठीक है, एक वीडियो देखोगे आप 5 मिनट की, आपको ये समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। बट एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक जेन्युइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, उसमें आपको टाइम लग सकता है 3 से 4, 6 महीने तक का। ये समझने में कि मार्केट कहां से बाउंस बैक करता है, ये समझने में कि मार्केट कहां से नीचे आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो नॉलेज गेन करना इज ईजी, इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन स्किल गेन करना इज टफ एंड वेरी हाई टाइम कंज्यूमिंग। तीसरी चीज है इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे कमरे में हो, एक ऐसे ग्रुप के साथ हो जहां पे सब के सब आपसे ज्यादा तेज है। मान लिया आप पढ़ाई की बात कर लेते हैं, सबका नंबर आपसे ज्यादा आता है, ठीक है, आप सबसे लास्ट हो। तो अगर आप एक ऐसे ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रहे हो, आप एक ऐसे ग्रुप के साथ रहते हो, तो ग्रेजुअली आपका नंबर भी इंप्रूव होगा। हो सकता हो आपका नंबर उनसे ऊपर ना जाए, बट आपका जो अपने हिसाब से कंपैरिजन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप कोशिश करोगे कि आज जहां हो उससे आगे बढ़ने की ट्राई करते रहोगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हो जिसमें आप टॉप पे हो, ठीक है, आप सबसे ज्यादा होशियार हो, तो उस केस में आप कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज आपको उस ग्रुप में रह के ये फील होता है कि भाई मुझे तो सब आता ही है, मैं तो अच्छा कर ही रहा हूं, ठीक है, मुझे क्यों आगे बढ़ना है, ये लोग देखो मेरे सबसे नीचे हैं। ये देख के आप खुश होते रहोगे एंड वहां पे आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन्वायरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, ट्रेडिंग में क्या होता है, आप घर पे बैठ के ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपके आसपास कोई नहीं जो ट्रेडिंग कर रहा है, आपके आसपास कोई आइडिया नहीं है कि जो अदर ट्रेडर्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लॉस होता है, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होता है, आप समझते हो कि वही सब कुछ है, ठीक है, आपके लिए सब कुछ वही है, एंड दैट इज द रीजन आप ग्रो नहीं कर पाते हो। अब अगर हम मान लो आपके कैसे ग्रुप में डाल दें जहां पे बहुत से लोग आपसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, पैसे बना रहे हैं, तो आपका भी गोल सेट होगा कि यार मुझे भी उनसे कंपैरिजन करना है, मुझे भी इतना पैसा बनाना है। दूसरों को देख के आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। वहां लोगों का लॉस भी होगा, वहां पे लोगों का प्रॉफिट भी होगा, तो आपको मार्केट की रियलिटी भी पता चलेगी, ठीक है। इसलिए आपको हम एक ग्रुप का एक्सेस देना चाहते हैं।
ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको कोई कॉल वगैरह नहीं दी जाएगी। वहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज शेयरिंग की एक मौका मिलेगा जहाँ पे आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हो, लोगों की नॉलेज से सीख सकते हो, लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो में क्या कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप समझ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लो। तो मानसिकता के 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, हु आर यू, ठीक है, एंड व्हाट आर यू मिसिंग। तीसरा सवाल है व्हाट शुड यू ट्रेड। देखो ट्रेड करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, इनफैक्ट आप कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन है आपके पास जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। आपको कौन सा ट्रेड करना है ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। जो आपको मैंने पूछा था ना हु आर यू वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया तो आप शायद इस कैटेगरी में भी अच्छे से जवाब दे पाओगे। अब मेरा क्या टेक है मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स, ये तीनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। बट इफ यूर अ बिगनर, अगर आप मार्केट में भी जस्ट एंटर कर रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करो एंड स्पेसिफिकली इक्विटी में ट्रेड करने से शुरू करो। देखो होता ये है कि स्टार्टिंग में आपको वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में या फिर कितनी आप हैंडल कर सकते हो आपको पता नहीं है। तो सबसे लीस्ट वॉलेटिलिटी जो होती है इंडियन स्टॉक मार्केट के इक्विटी सेगमेंट में होती है, वहां पे आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम मिलेगी। तो अगर आप उस वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो तो फिर आप धीरे धीरे इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक से आप इंडेक्स में आ सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर्स कर सकते हो, उसके बाद आप क्रिप्टो में आ सकते हो, उसके बाद आप फॉरेक्स में आ सकते हो। तो ये एक प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। बट इफ़ यू आर अ बिगनर तो मैं ये बहुत रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटी सेक्शन शुरू करो, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी ऐसी होती है कि आप हैंडल कर सकते हो। बाकी मेरे इसी चैनल पे आपको क्रिप्टो के बारे में बताया जाएगा, आपको ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा, आपको इक्विटी के बारे में बताया जाएगा। ये सब चीजें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो आप यहाँ पे आओ, आपको यहाँ पे सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट हम क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइव भी करते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से रात के 10 बजे तक। तो मानसिकता, माइंडसेट का चौथा सवाल है कि हाउ कैन यू सक्सीड। ट्रेडिंग में क्या ऐसा है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अभी तक हमने काफी कुछ समझा, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिकली एक ऐसी चीज बताओ जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना दे। तो ये सवाल तो एक ही है, बट इस सवाल के 4 पार्ट के जवाब हैं। पहला, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत ईजी है, बट उसको इंप्लीमेंट करना उतना ही टफ। इसलिए नहीं क्योंकि आप कर नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि आप करना नहीं चाहोगे। जब भी रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प देम टू मैनेज देयर रिस्क। बट इससे बड़ी गलतफहमी आपके पास हो ही नहीं सकती कोई। स्टॉप लॉस कभी भी आप चेंज या मैनिपुलेट नहीं करते हो। स्टॉप लॉसेज आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, हर केस में स्टॉप लॉस आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डाल जाता है। हम एग्जांपल में भी समझेंगे अभी। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी हेल्प कर सकती है, वो है क्वांटिटी सिलेक्शन, कि कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी है, वो डिफाइन करना, वो आइडेंटिफाई करना और उसको इंप्लीमेंट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले क्वांटिटी सिलेक्शन का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, जो फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली आपका हर जगह इससे काम बन जाएगा। तो क्वांटिटी सिलेक्शन अगर हम बात करें तो क्वांटिटी सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपका रिस्क पर ट्रेड है, मतलब कि मान लेते हैं अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, ठीक है, 1 लाख रुपए के कैपिटल पे आप मान लेते हैं 1% का रिस्क लेना चाहते हो, दैट मीन्स कि 1000 रुपीज पर ट्रेड आप रिस्क लेना चाहते हो, इससे ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक। ये आपने डिफाइन कर लिया। तो रिस्क पर ट्रेड आपका ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा वो। तो स्टॉप लॉस मान लेते हैं, अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो स्टॉप लॉस आप कैसे लगाते हो, सिंपल फॉर्मूला अगर मान लें, जैसे मान लो ये एक आपका रेसिस्टेंस था, ठीक है, ये मान लिया हमने एक रेसिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था, जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, ठीक है, सपोर्ट से मार्केट ने रिवर्सल लिया, आपने एंट्री बनाई कुछ यहाँ पे, ठीक, आपने कुछ एंट्री बनाई यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, रेसिस्टेंस के, सॉरी सपोर्ट के नीचे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, सपोर्ट के नीचे। टारगेट जो भी हो, आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगेगा। अब ये जो स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया है, इसमें कितने का गैप है, 24,000 पे हमने एंट्री करी है और 23,805 मान लें 23,800 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक। अब ये 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका जेन्युइन स्टॉप लॉस है। आप इसको मूव करके अगर यहाँ पे कर देते हो, मान लिया आप कह रहे हो कि मैंने ये एंट्री यहाँ पे करी है, मैं सिर्फ 50 पॉइंट का या फिर 100 पॉइंट का या फिर मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, तो ये स्टॉप लॉस सही नहीं है, ये आपका बार बार हिट होगा, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और कोई फायदा नहीं होगा आपको मार्केट में। तो स्टॉप लॉस आपका फिक्स कैसे है, जो भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का मान लिया। अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये देखो एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है बिकॉज आपका क्या बोलते हैं निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं हम, और निफ्टी में हम लॉट्स में ट्रेड करते हैं, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, ठीक है, अगर हम देखें तो बेसिकली आपका रिस्क पर ट्रेड कितना था 1000, ठीक है, डिवाइड बाय स्टॉप लॉस कितना आ गया 200, ठीक। और अगर हम इसको निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5। ये आपकी 5 क्वांटिटीज में अगर आप ट्रेड करते हो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 1000 पॉइंट आपका रिस्क पर ट्रेड है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 1000 रुपीज़ होगा, ठीक है। हम एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मुझे चीज़ें क्लियर करनी है तो मैं स्टॉक का एग्जांपल ले लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लिया एक्सिस बैंक का लेते हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक में देखा मैंने कि इस पॉइंट पर रिवर्सल हो रहा है, राइट, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे रिवर्सल हुआ, हमने एंट्री जो बनाई थी कहाँ बना ली, लॉन्ग पोजीशन में एंट्री मैंने यहाँ बना ली, ठीक। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्रीवियस जो जहाँ पे हमने एंट्री बनाई है या फिर आपका जो सपोर्ट है उसके नीचे होगा, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। और मान लेते हैं टारगेट आपने यहाँ तक का रख लिया, ठीक है, कि आपने टारगेट रख लिया। तो अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस आपकी जो एंट्री हुई है 1164 पे हुआ है और जो आपका स्टॉप लॉस नीचे दिखा रहा है 1148, तो यहाँ पे आपका 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अब मान लेते हैं अगर आपका रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपीज़ का है, ठीक है, अगर आपका रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपीज़ का है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, और यहाँ पे हमने रिस्क पर ट्रेड डाल दिया, स्टॉप लॉस जो आपका आ रहा है वो 16 पॉइंट का आ रहा है, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन हम 20 मान लेते हैं, फॉर बेटर कैलकुलेशन हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लेते हैं। नाउ जो क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, जो क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी उसमें वो हो जाएगा आपका आरपीटी डिवाइडेड बाई जो आपका स्टॉप लॉस है वो, ठीक है। विच मीन्स अगर हम देखें 1000 डिवाइडेड बाई 20 दैट वुड बी अराउंड 50, ठीक है। 50 क्वांटिटीज में अगर आप एक्सिस बैंक में ट्रेड करते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स, आपका मैक्सिमम लॉस उस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 1000 पॉइंट का होगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आपका कभी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, दैट इज माय गारंटी। ये हो गई रिस्क मैनेजमेंट की बात। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बहुत स्पेसिफिक मैंने 3 चीज़ों को कवर किया है। पहला, हाउ टू होल्ड योर प्रॉफिट्स एंड कट योर लॉसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपने लॉसेस नहीं कट कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं, रिस्क मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग करने का, आप लॉस में ही रहोगे। और प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल या फिर बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो ये करना कैसे है मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाह रहा हूं इन 3, 2, 1। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ क्वेश्चन एंड ट्रस्ट में, अगर इस सवाल का जवाब आपने सही दे दिया तो प्रॉफिट्स आप होल्ड क्यों नहीं कर पाते हो और लॉसेस को क्यों होल्ड करके बैठते हो, उसको चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आराम से प्रॉफिट्स को होल्ड करना शुरू कर दोगे और लॉसेस को कट करना शुरू कर दोगे अगर आप इस सवाल का जवाब सही दे पाते हो तो। अब मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देता हूँ। ये बटन देख रहे हो, इस बटन पे अगर आप अभी क्लिक करते हो, अभी इस बटन पे टैप करते हो तो आपको तुरंत के तुरंत 10,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन कैच यहाँ पे ये है कि अगर आप 20,000 वाले पे क्लिक करते हो तो आपको मेरे साथ एक गेम प्ले करना पड़ेगा, और अगर आप गेम जीते तो आपको 20,000 मिलेगा, नहीं जीते तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अभी के अभी पॉज करो इस वीडियो को और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो देखने के बाद मैं सवाल का जवाब दूंगा, तो मैंने ऑलरेडी पोल कर रखा है एंड मेजॉरिटी आंसर क्या देती है मुझे पता है। इस वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब भी बताऊंगा, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। आप सोचो कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है और क्या करना चाहिए आपके पर्सपेक्टिव से, आप किस चीज को चुनोगे, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल किसी भी ट्रेडर के दिमाग में ये रहता है कि यार मैं प्रॉफिट्स को क्यों नहीं होल्ड कर पा रहा हूँ, और लॉसेस तो मैं हमेशा होल्ड करके बैठता हूँ, प्रॉफिट जल्दी कट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आपको एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली आपके लॉसेस छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए, ठीक। ये बिल्कुल फैक्ट है। यार देखो, प्रॉफिटेबल बनने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50-50 है, मान लेते हैं 50% ट्रेड्स आपके सही होते हैं, 50% ट्रेड्स आपके गलत होते हैं, तो अगर आपका लॉस प्रॉफिट से ज़्यादा है तो आप लॉस में रहोगे, अगर आपके प्रॉफिट्स लॉस से ज़्यादा है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपकी एक्यूरेसी 60% 70% है तो उस केस में हो सकता है कि अगर आपका लॉस और प्रॉफिट सेम हो फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक। लेकिन एक्यूरेसी आपकी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 50%, 60% या 70% की एक्यूरेसी नॉर्मल होती है। इससे ऊपर 80-90% की एक्यूरेसी बहुत रेयरली ही मिलती है, वो आपको विद एक्सपीरियंस आएगा। तो आपको कुछ डेवलप करना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया जाए कि भाई लॉस को रोक के रखें। जितने लोग भी मार्केट में बड़ा लॉस करते हैं वो 25-30 ट्रेड्स में नहीं होता है, वो एक ट्रेड में ही होता है। उनका एक ही ट्रेड खराब जाता है और पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है।
मेजॉरिटी केसेस में एक दिन में ही कैपिटल गंवाते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि एक छोटा छोटा अमाउंट महीनों में गंवा रहे हैं। अगर आपका 1 लाख रुपए है तो आप महीनों में नहीं गंवाते हो। मेजॉरिटी केसेस में वो 1 लाख रुपए एक दिन में या फिर एक ट्रेड में गंवा देते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा लेते हैं, क्योंकि उनका लॉस कंट्रोल नहीं होता है। तो उसी के पीछे की साइकोलॉजी वहां समझने की कोशिश करेंगे। तो 1970 में 2 साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल कानमैन एंड अमोर तवर्स्की। अब पता नहीं मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट ये 2 नाम थे और उन्होंने एक थ्योरी निकाली जो कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग थी और इस थ्योरी का नाम दिया गया प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। ना ये प्रॉस्पेक्ट थ्योरी ये एक्सप्लेन करती थी कि लोग प्रॉफिट्स जल्दी बुक क्यों करते हैं और लॉसेस को होल्ड क्यों करते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक सुनोगे तो शायद ये प्रॉब्लम आपकी आज सॉल्व हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए, इस चीज के पीछे की साइकोलॉजी समझ में आ जाए। तो फिर आप जब भी प्रॉफिट बुक करने जाओगे, फिर जब भी लॉस को बड़ा देखोगे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करेगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं एक सीरीज के बारे में बता देता हूँ, इस सीरीज के बारे में कि क्या हो रहा है। हम एक 5 पार्ट्स की साइकोलॉजी सीरीज बना रहे हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ये उसी सीरीज का पहला पार्ट है। और प्रॉस्पेक्ट थ्योरी में आगे जाने से पहले मैं समझना पड़ेगा कि कॉग्निटिव बायस क्या होता है। ये जो टर्म है बड़ा ध्यान से सुनना, इसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। अब कॉग्निटिव बायस को अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये एक ऐसा चश्मा है, ये एक ऐसा ग्लास है जो आपका फेवरेट है, आप इसको हमेशा पहनते हो, ठीक है। लेकिन ये चश्मा आपको वो चीज़ नहीं दिखाता है जो रियलिटी होती है। ये चश्मा वो दिखाता है जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो। ये चश्मा आपको वो दिखाता है जो आपको अच्छा लगता है देखने में। अब वो चीज़ सच है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपको वही दिखाता है जो आपको देखने में अच्छा लगता है। अब अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा होता है कि हम कई लोगों के साथ अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि यार मैं इन सबसे अच्छा हूँ, ठीक है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस बायस बोलते हैं। यहाँ पे आप बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी लॉजिक के अपने आप को सबसे सुपीरियर मान रहे होते हो। और एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं आपके नंबर आए 80%, आप बहुत खुश हो, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि आपका दोस्त है उसके नंबर आ गए 90%, तो आपको इस बात का दुख है कि उसके 90% आ गए, इस बात की खुशी नहीं है कि आपका 80% आया है। इसको बोलते हैं कंपैरिजन बायस, जहाँ पे आप किसी दूसरे की खुशी देख के आप खुद दुखी हो जाते हो। तो कॉग्निटिव बायसेस अलग अलग तरीके के होते हैं और उनमें से ही एक कॉग्निटिव बायस है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी ये कहता है कि कोई भी इंसान लॉस को और प्रॉफिट्स को अगर वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं तब भी अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है, उस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये होता है कि अगर आपका 50 रुपये का नुकसान हो रहा है और आपका 50 रुपये का फायदा हो रहा है, तो आप ये जो 50 रुपये का नुकसान है इसको ज़्यादा वैल्यू देते हो और 50 रुपये का जो फायदा हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का, लेकिन स्टिल आप नुकसान को ज़्यादा वैल्यू देते हो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स के। अब प्रॉस्पेक्ट थ्योरी में बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, पहला होता है गेन फेज और दूसरा होता है लॉस फेज। अब गेन फेज में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होने लगा तो आप बिल्कुल एकदम छोटे छोटे प्रॉफिट जो सर्टेन हो गए हैं उनको बुक करने की कोशिश करोगे। अगर आपको प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है कि आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट है, आप उसको बुक कर लोगे क्योंकि यार भाई वो तो हो चुका है ना, वो सर्टेन है कि मिलना ही मिलना है, तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आप बुक कर लोगे। इस फेज में जो आप रिस्क भी लेते हो बहुत छोटी छोटी लेते हो। अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, उससे अगर 100 रुपये भी नीचे आता है, आप तुरंत एग्जिट कर लोगे कि यार नहीं इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता मैं निकल जाता हूँ, मैं यहाँ पे लॉस बड़ा नहीं लूंगा, मेरे को रिस्क नहीं लेना है और मैं निकल जाऊंगा। लेकिन इसका दूसरा फेज आता है लूजिंग फेज या फिर उसको लॉस फेज बोलते हैं। अब इस फेज में आयरॉनिकली होता यह है कि आप रिस्क बड़ा करते हो टू रिड्यूस लॉसेस। अगर आपको दिख रहा है कि 2000 का लॉस है, 3000 का लॉस है, तो आप ये दिमाग में बना के बैठते हो, कहीं ना कहीं होप लगा के बैठते हो कि मार्केट विल रिवर्स और ये 3000 का प्रॉफिट जो लॉस है वो 2000 या फिर 1000 में आ जाएगा या फिर शायद कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊं मैं। लेकिन यहाँ पे आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाती है लॉस फेज में, जो कि प्रॉफिट फेज में नहीं बढ़ती है। प्रॉफिट फेज में आप बहुत छोटे रिस्क लेते हो और वहाँ पे आप तुरंत निकलने की कोशिश करते हो, जितना आपको सर्टेन दिख रहा है मार्केट में पैसा आप लेके निकल जाओगे। लेकिन लॉस में आप होप लगा के बैठते हो कि अभी मार्केट रिवर्स करेगा, अभी मार्केट रिवर्स करेगा और इस वजह से आपके लॉसेस बढ़ते जाते हैं। अब देखो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकला कि अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो जैसे ही प्रॉफिट दिखा आपने तुरंत बुक किया, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, जहाँ पे सर्टेन प्रॉफिट दिखा आपने बुक कर लिया। और जब लॉस की बात आती है तो लॉस आप देख रहे हो कि यार बढ़ता जा रहा है, स्टिल यू आर होपिंग कि मार्केट विल रिवर्स, आपके डायरेक्शन में जाएगा और आपका जो रिस्क है वो कम होता जाएगा। अब यहाँ पे आप रिस्क बढ़ाते जा रहे हो, जो कि उल्टा होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप उस प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते हो, आप वहाँ पे हाई रिस्क ट्रेड ले सकते हो क्योंकि कैपिटल आपका सेफ है, प्रॉफिट पे आप रिस्क ले रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन आप नहीं लोगे वहाँ पे रिस्क। यहाँ लॉस के केस में आपका कैपिटल जा रहा है, तो अगर कैपिटल जा रहा है उसको बचाना इंपॉर्टेंट है ना, तो कैपिटल पे रिस्क कम लेना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं और यही प्रॉस्पेक्ट थ्योरी बताती है। यही 2 फेजेस हैं प्रॉस्पेक्ट थ्योरी के जो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आप
लॉसेस को क्यों होल्ड करते हो और प्रॉफिट्स को क्यों बढ़ने देते हो। अब ये तो हो गई बात प्रॉब्लम की कि यार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी क्या कहती है, उसको मतलब उसमें क्या क्या होता है समझ लिया हमने। इस बायस को, जो प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का बायस है, कॉग्निटिव बायस है, इसको हम कम कैसे करें, इसको हम रिड्यूस कैसे करें। देखो स्टॉक मार्केट में जब आप चार्ट्स देखोगे तो जब मार्केट रन कर रहा होता है, जब मार्केट लाइव होता है, उस टाइम पे चार्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं कि हर एक पॉइंट पे आपको ट्रिगर होता है कि यार कहीं ना कहीं कोई ट्रेड बन रहा है। हर एक पॉइंट पे ट्रिगर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। आप ट्रेड में एंट्री करते हो, उसके बाद भी आपको लगता है कि ये गलत है, फिर लगता है सही है, फिर लगता है गलत है, फिर लगता है सही है। ये चार्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको ये डाउट आता रहे ताकि आप गलत ट्रेड्स में एंट्री करो, ताकि आप गलत ट्रेड्स को एग्जिट करो, ताकि आप लॉस लो, प्रॉफिट ना कर पाओ। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ तरीके हैं जो आप अगर लाइन बाय लाइन फॉलो करते हो ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। सबसे पहला जो इसका तरीका है सॉल्व करने का वो है कि भाई स्टे इन्फॉर्म्ड। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ट्रेंड किस डायरेक्शन का है, आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ न्यूज़ देखो, कोई बुरी न्यूज़ तो नहीं आई है। अगर आप मान लेते हैं कोई बाई साइड का ट्रेड बना रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपके एनालिसिस कह रही है मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, ठीक है, और मार्केट में कोई भी बुरी न्यूज़ नहीं है, तो वहाँ पर अगर आपको ये दिखाया जा रहा है चार्ट पे कि मार्केट इज गोइंग डाउन, वहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है चार्ट पे कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, तो वो फेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज देयर इज नो रीज़न बिहाइंड इट। ट्रेंड ऊपर है, ठीक है, मार्केट में ब्रेकआउट मिला हुआ है, मार्केट में कोई बुरी न्यूज़ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, तो वहाँ पे आपको जो इमोशंस ट्रिगर किए जा रहे हैं आपके गलत डिसीजन लेने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, नॉलेज आपके पास रहेगी, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा है सेट योर गोल्स वेरी क्लियरली। आपके जो गोल्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वो कैसे होगा कि अगर आप ट्रेड में एंट्री करने आ रहे हो तो आपको पहले ये फिक्स होना चाहिए कि आपका लॉस कितना हो सकता है, आप कितना लॉस ले सकते हो, ठीक है, ये आप फिक्स करके जाओ। आप कितना प्रॉफिट लेने वाले हो ये फिक्स करके जाओ। देखो जो प्रॉफिट आप फिक्स करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि वो टच होगा या फिर अचीव होगा, क्योंकि प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लॉस की बात करें तो लॉस आप जो फिक्स करोगे वो आपके हाथ में कि उसको आप उतने पे रोक सकते हो, ठीक। अगर आपके दिमाग में क्लियर गोल है कि हाँ मेरा लॉस इतना ही हो सकता है इस ट्रेड में, या फिर आज के दिन मैं इतना ही लॉस लूंगा, तो उस केस में आप कभी भी अपने लॉस को बढ़ने नहीं दोगे, आप कभी भी होपफुल नहीं होगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको भी अडाप्ट करने में, लेकिन ये आगे चल के आप कर सकते हो कि अगर आपने फिक्स किया है कि मेरे को 2000 का लॉस लेना है आज के दिन में, अगर आज 2000 से ज़्यादा लॉस होता है तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, इससे ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है मुझे, मार्केट कहीं भी जाए। तो आप उस बीच में 3-4 ट्रेड कितना भी कर रहे हो, जैसे आपका 2000 का लॉस टच होता है आपने सिस्टम बंद किया और आप चले गए अपना दूसरा काम करने, ट्रेडिंग उस दिन के लिए छोड़ दी। इस तरीके से आपका जो लॉस बढ़ाने का जो एक पर्पस है ना, जो आप बढ़ाते हो लॉस कि लॉस को होल्ड करके बैठे हो, वो सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज़ करो। देखो ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज़ करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। अगर वहाँ पे यूज़ करोगे तो मेजॉरिटी केसेस में आपको ट्रैप किया जाएगा, लेकिन अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस लेवल पे निकल ही जाए जहाँ पे आपका लॉस हिट कर रहा है, ठीक है। उसमें आपको कोई रोकना टोकना ना पड़े, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए कि आप लॉस बढ़ा रहे हो, ठीक। स्टॉप लॉस लगाओ, मैटर खत्म। अब स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा कि कॉग्निटिव बायस होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव बायस जो एक तरीके का प्रॉस्पेक्ट थ्योरी जिस पे बेस्ड है, उसके होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, लिमिट्स ऑन माइंड्स अटेंशन, इंडिविजुअल मोटिवेशन, मेंटल शॉर्टकट, प्रेशर और इमोशंस। तो अगर आप ट्रेडिंग पे स्पेसिफिकली बात करो तो मुझे लगता है इन पांचों में से जो सबसे रेलेवेंट है वो है इमोशंस। इमोशंस हैं जो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं और यही प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का फाउंडेशन है। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी अपने आप में बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप ये समझ गए कि एक इंसान प्रॉफिट्स को और लॉस को कैसे एक्सेस करता है, प्रॉफिट और लॉस को कैसे रिएक्ट करता है उन पे, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, इन बायसेस को ख़त्म कर पाओगे और डे बाई डे और भी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो ये इंस्टाग्राम पे हमने एक पोल रन किया था, ठीक। इंस्टाग्राम पे हमने पोल रन किया था और यहाँ पे जिन लोगों को सर्टेनिटी दिखी कि भाई 10,000 मिल ही रहा है, उन लोगों ने सर्टेनिटी चूज़ करी। मेजॉरिटी जनता ने सर्टेनिटी चूज़ की कि भाई इस पर क्लिक करो और 10,000 ले जाओ। लेकिन माइनॉरिटी ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चूज़ किया कि भाई मैं गेम प्ले करूँगा और मेरे को 20,000 चाहिए, ठीक है 20,000 मिला तो मिला, नहीं तो मैं 0 पर भी खुश हूँ। तो यहाँ पे हुआ ये है कि आपने प्रॉफिट अपना जो दिख रहा है आपको कि भाई 10,000 मिलने वाले हैं, वो तुरंत वहीं पे सर्टेन जो था बुक कर लिया, ठीक। लेकिन आप इस बात पे प्रॉफिट पे रिस्क नहीं लेना चाहते हो,
आपके दिमाग में ये कि यार जो आगे आने दो उस पर रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन रियलिटी में अगर आपको ट्रेडर बनना है तो प्रॉफिट्स पे रिस्क लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट पे रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, आप लॉस पे रिस्क लेते हो, गलत है वो। यहाँ पे अगर 10,000 आपको मिल गए हैं तो आप ये सोचो कि उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। अब 10,000 पे रिस्क लो। अगर आपने 10,000 पे रिस्क लिया, चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका 20,000 हो जाए। अगर वो 20,000 हो गया तो आपका कैपिटल डबल हो गया ना, पैसे ज्यादा कमाए आपने ना। और किस पे रिस्क लिया आपने? कैपिटल पे रिस्क तो लिया नहीं, आपके जेब से कुछ जा नहीं रहा है, आपने प्रॉफिट कमाया था उसी पे रिस्क लिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि गलत रिसर्च है। आप देखो, मैंने वीडियो बनाने से पहले ये पोल चलाया था और आपके सामने रिजल्ट है। अब अगर आप आके कहो कि नहीं मैं तो यार दूसरे वाले कैटेगरी में फॉलो करता हूँ, मेजॉरिटी दूसरे वाले कैटेगरी में फॉलो करती है, ऐसा नहीं है। ठीक, ये रिसर्च है और आपके दिमाग में इसको डालना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप आगे प्रॉफिटेबल बन पाओगे। नाउ लॉसेस को लोग कट क्यों नहीं करते हैं? आपने देखा होगा जब भी आपको छोटा सा प्रॉफिट होता है आप तुरंत प्रॉफिट कट करके प्रॉफिट बुक कर लेते हो। लेकिन जब लॉस होता है तो आप इस होप में बैठे रहते हो कि अभी मार्केट रिवर्स करेगा, अभी मार्केट रिवर्स करेगा, और ये होप आपको और बड़े लॉसेस में डाल देती है। तो ये होप कैसे लूज करना है, आपको कैसे लॉसेस को तुरंत कट करने हैं, वो अब मैं बताने जा रहा हूं इन 3, 2, 1। 2011 में मैंने 12th पास किया, ठीक है। उसके पहले से ही ऐसा दिमाग में चल रहा था कि हमें सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है, आईटी की तैयारी करो, AIEEE की तैयारी करो और यही सब करना होता है। मतलब उस टाइम पे यही चल ही रहा था कि 12 पास किया, तैयारी करी, या फिर IIT किया, या फिर इंजीनियरिंग करी, जो भी करना है इंजीनियरिंग ही करना है। तो सबकी बात सुन के मैं भी IIT की प्रिपरेशन में लग गया। इनिशियली जब ज्वाइन किया था तो भाई इस बात का पूरा ही भरोसा था कि IIT तो निकाल ही लूंगा, और ये भी था कि अगर IIT नहीं निकला तो ट्रिपल निकल जाएगा, इससे तक क्या ही हो जाएगा, इससे बुरा क्या ही हो जाएगा। प्रिपरेशन चलती रही, ऑलमोस्ट 1 साल की प्रिपरेशन के बाद मैंने IIT का एग्जाम दिया। नीचे से चेक कर। नहीं है यार। IIT तो छोड़ो, जो स्टेट एग्जाम होते हैं वो भी क्लियर नहीं हुआ। बट क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए इतनी प्रिपरेशन करी थी तो कहीं ना कहीं करके जो स्टेट एग्जाम थे उसमें से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया मुझे। लॉजिकली जो कि नहीं लेना चाहिए था, बट क्योंकि इतनी प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि इतना टाइम दिया था, मैंने वो चुन लिया। उसके बाद 4 साल की बीटेक हुई। 4 साल की बीटेक पे ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं 30-40 हज़ार की नौकरी लग जाएगी जैसे हम कॉलेज से बाहर निकलेंगे, एक ठीक ठाक इनकम होगी। कॉलेज से बाहर निकलते ही नौकरी लगी 9,000 रुपये की। बट क्योंकि मैंने 1 साल की प्रिपरेशन, 4 साल का बीटेक, ये इतना मेहनत किया था, ये इतना टाइम इन्वेस्ट किया था, तो मैंने कहा कि यार जो पढ़ा है, जो पढ़ाई करी है, उसी फील्ड में जॉब करते हैं। ऑल्दो सैलरी का कोई मतलब नहीं था, बट क्योंकि इतनी मेहनत करी थी, क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट किया था, क्योंकि इतना एफर्ट इन्वेस्ट किया था, हमने कहा नौकरी उसी में करते हैं, आज नहीं तो आगे सैलरी बढ़ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं आज भी वो नौकरी कर रहा होता तो मेरी सैलरी मुझे नहीं लगता है कि 70-80 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा होती, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होती, ठीक है। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 6 ईयर्स मेरे को इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली। तो ये जो पूरे फिनोमिना है, 12th से लेकर इंजीनियरिंग, प्रिपरेशन, ये सब कुछ को संक कॉस्ट फैलेसी कहा जाता है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे मेरे अभी भी दोस्त हैं जो अपनी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी तैयारी करी है, क्योंकि उन्होंने इतना बीटेक किया है 4 साल का, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस लिया है, तो आज भी अपनी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, बिकॉज दे थिंक कि आज नहीं तो कल सैलरी बढ़ जाएगी और बाकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं खराब ना चली जाए। अब इस चीज़ का ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है, मैं आपको इस वीडियो में एंड तक समझाता हूँ कि जो संक कॉस्ट फैलेसी है ये आपके ट्रेडिंग के डिसीजन को कैसे इंपैक्ट करती है, किस तरीके से आप गलत ट्रेड में एंट्री लेते हो, ट्रेड में एंट्री करने के बाद गलत डिसीजन लेते हो और अपने लॉसेस को होल्ड करते हो, प्रॉफिट्स को नहीं होल्ड करते हो। तो अगर आप संक कॉस्ट फैलेसी को समझने की कोशिश करोगे तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ में अगर टाइम, एफर्ट या फिर अपना इमोशन कुछ भी इन्वेस्ट करते हो तो आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि यार उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। अगर आपने वहाँ पे टाइम लगाया है या फिर अपना एफर्ट लगाया है या फिर पैसे लगाए हैं या फिर अपने इमोशंस ही इन्वेस्ट किए हैं, तो आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि शायद वो चीज़ काम ना करे। और इस पोजीशन पे आपके जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि रस्सी को अगर आप सही टाइम पे नहीं छोड़ोगे तो उससे आपका हाथ ही जलेगा और कुछ नहीं होगा। यही चीज़ संक कॉस्ट फैलेसी को एक्सप्लेन करती है। अब ट्रेडर्स में ये फैलेसी बहुत ज़्यादा हद तक काम करती है, बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो उसमें भी बहुत काम करती है, ठीक है। फॉर स्टॉक मार्केट ये फैलेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रेडर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आपको कल ट्रेड करना है, आपने आज प्री मार्केट एनालिसिस करी, रात भर बैठे आप
3-4 घंटे 2 घंटे जो भी आप देते हो, आपने दिया कि भाई यहाँ पे आएगा तो बाई करूँगा, यहाँ पे जाएगा तो सेल करूँगा, ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मैं ऊपर नीचे ये सब आपने बनाया, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ फिक्स किया। अगले दिन मार्केट ओपन होता है, आप प्री मार्केट एनालिसिस फिर करते हो, ग्लोबल मार्केट देखते हो, सारी मेहनत कर रहे हो, ठीक। जब आप मार्केट में आते हो तो क्या होता है, या तो आपका कभी गैप अप ओपन हो जाता है, कभी गैप डाउन ओपन हो जाता है। नहीं गैप अप गैप डाउन हुआ तो मार्केट में आप जिस प्लान को फॉलो कर रहे हो, मान लिया आपने एक लेवल बना रखा था कि 14,550 के ऊपर मैं बाई करूंगा, आपने बाई किया, मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा, फिर मार्केट नीचे चला आया। अब यहाँ पे आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए कि पोजीशन अपनी कट करनी चाहिए, बट आप पोजीशन अपनी कट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्री मार्केट एनालिसिस करी है, एक दिन पहले आप 2-3 घंटे चार्ट देख रहे थे, सुबह सुबह आपने किया है, उसमें पैसे लगाए हैं, आपने अपना इमोशन लगाया है। आप इतनी सब कुछ करने के बाद आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि यार ये गलत कैसे हो सकता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, ठीक है, इसका कोई रिजल्ट कैसे नहीं आ सकता है, मेरे को लॉस कैसे हो सकता है। और जैसे ये सब चीजें आपके दिमाग में आती हैं, आपका अपने ट्रेड से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, जिस अटैचमेंट के बाद आप रैशनल वे में सोचना छोड़ देते हो। आप सिर्फ ये देखते हो कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, अभी मार्केट ऊपर जाएगा, अभी मार्केट ऊपर जाएगा और आपका प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा। अल्टीमेटली होता क्या है, मार्केट कीप्स गोइंग डाउन और आपका लॉस बढ़ता ही जाता है। अब आई एम नॉट श्योर कि आपने कभी ये चीज़ फील की है कि नहीं की है। अगर आपने फील किया है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये जो फैलेसी है, संक कॉस्ट फैलेसी, आपको फील हुई है कभी, ठीक, आपके दिमाग में ऐसा आया है कभी, आपने ये ऐसा किया है कभी, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको उस टाइम पे नहीं लगता होगा, लेकिन अगर आप आज सोचोगे, इस वीडियो को देखने के बाद सोचोगे कि क्या मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्या मैंने ऐसा किया था, तो आपके दिमाग में आया कि हाँ यार, कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ ही था मेरे साथ। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि ट्रेडर्स पैसे लूज करते ही क्यों हैं, ठीक। अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको लूज करना ही क्यों है पैसे, यार पैसे लूज नहीं करो, बस प्रॉफिट करो। ऐसा क्यों होता है कि आप पैसे लूज करते हो? अगर इस टॉपिक में ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पैसे आप इसलिए लूज करते हो बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी 100% फिक्स नहीं है। आप एक बहुत बच्चे को भी लेके आओगे ना, उसको भी अगर बोल दिया कि भाई 10 ट्रेड लिए तो 10 में से 3, 4, 5 वो प्रॉफिटेबल निकाल देगा, चाहे उसको मार्केट के बारे में घंटा कुछ ना पता हो। ओके, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आर पार्ट ऑफ गेम, ठीक। ऑल यू कैन डू इज कि जो लॉसेज है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो आप लॉसेज एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। दुनिया में कोई भी बंदा अगर आपसे ये कहता है कि 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी उसके पास है, तो भाई वो काट रहा है आपका और कुछ नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि उसके पास खुद के पास भी 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी नहीं है। इट्स लाइक कॉस्ट ज्वाइन करना, ठीक, सॉरी इट्स लाइक कॉइन टॉस करना, ठीक। कॉइन टॉस करने में आपके पास कोई भी 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं है कि आप कॉइन को ऐसे टॉस करो कि हर बार हेड्स या हर बार टेल ही आए, बिकॉज हर एक टॉस अपने आप में अलग प्रोबेबिलिटी आता है। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी हर एक ट्रेड अपने आप में एक अलग प्रोबेबिलिटी है। आप उसमें प्रॉफिट भी कर सकते हो, आप उसमें लॉस भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी को जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो ओवरऑल कई इवेंट्स को दिखा जाता है। आप कभी भी एक ट्रेड में या फिर कभी भी एक कॉइन टॉस में नेक्स्ट वाले ट्रेड में क्या होने वाला आइडिया नहीं लगा सकते हो, ओके। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको उसमें कभी कोई इवेंट होगा, कभी कोई इवेंट होगा। इसीलिए जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आप यहाँ पे इतना कर सकते हो कि रिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से अपना जो लॉस है उसको कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो एंड प्रॉफिट ज्यादा करने की कोशिश कर सकते हो। दैट्स इट। नाउ आपको ये पता है कि आपको अपनी मानसिकता, आपको अपना माइंडसेट कैसे हैंडल करना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपने यहाँ तक जो वीडियो देखी है इसको कंट्रोल कर लिया, जो भी हमने सीखा है उसको अपने इंप्लीमेंट कर लिया, आप ट्रेडर बन जाओगे। कोई आपको रोक नहीं सकता ट्रेडिंग करने से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिलर 2, जिसका नाम है नॉलेज, व्हिच मींस ज्ञान। भगवत गीता में लिखा हुआ है, योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान ना हो। बट ट्रेडिंग में आते ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है कि यार डेली कितना पैसा कमा सकते हैं। बहुत लोग आते हैं बिगिनर्स जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये बताओ कि अगर मेरे को डेली 5,000 कमाना है तो मैं कितना अमाउंट लेके आ जाऊँ। तो जब आप मार्केट में अपना स्वार्थ लेके पहले आते हो, नॉलेज नहीं गेन कर रहे हो, ठीक है, इवन नॉलेज गेन कर भी रहे हो वो भी स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो शायद आपका एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस पार्ट में, इस नॉलेज वाले पार्ट में 30 डेज का रोड मैप आपको देने जा रहा हूं मैं, जिसमें पैसे की बात हम करेंगे नहीं कि पैसा बनाना है कि नहीं बनाना है। इस पार्ट में मैं आपको 30 दिन का रोड मैप दूंगा अलॉन्ग विथ वीडियोस जो आपको देखनी है, सारी रिसोर्सेज जो आपको चाहिए ट्रेडर बनने के लिए। हम ये पूरे 30 दिनों में सिर्फ ट्रेडिंग सीखने की बात करेंगे, पैसे बनाने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। सो पूरे 30 दिन में
4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते अगर हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 20 से 22 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं पूरे 4 हफ्ते में। अब इनको कैसे ट्रेडिंग डेज का इस्तेमाल करते हुए सीखने के लिए भी काम करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो पहले 3 दिन, ठीक है, पहले 3 दिन आपको सिर्फ वीडियोज़ देखनी है, ठीक है। जो मैं वीडियोस आपको बता रहा हूं वो सिर्फ आपको देखनी है और कुछ नहीं करना है। पहली वीडियो है जो आपको ये दिख रही है, मास्टर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इस वीडियो में 2.5 घंटे में आपको मैंने एक एक चीज बताया है कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, तो भाई इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको। 2.5 घंटे की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर जो डॉक्यूमेंट का लिंक आपको है वहां मिल जाएगा, आप जाके चेक करो, सब कुछ उसमें है। प्राइस एक्शन समझने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए अपनी गलतियों को एलिमिनेट करना। जैसे मान लिया आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, आप प्राइस एक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन जो गलतियां हो रही है आप उनको नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो, गलतियों को अपने ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो प्राइस एक्शन सीखने के जस्ट बाद आप सीखोगे ट्रेडिंग जर्नल। नाउ ट्रेडिंग जर्नल बनाना कैसे है, उसका फॉर्मेट सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। वो फॉर्मेट भी आपके लिए है, उसको डाउनलोड करो, उसको फिल करो और ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू करो। तो पहले 3 दिन आपको वीडियो देखनी है और ट्रेडिंग जर्नल कैसे फिल करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे भरते हैं वो देखना है। ना चौथे, 5वें, 6वें और 7वें, 8वें दिन ये आपके ऐसे दिन है जब आपको मार्केट में चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। अब डेट वगैरह मिसमैच हो सकते हैं, देयर माइट बी ए चांस कि दिन मार्केट ओपन ना हो, तो अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कर लेना। अगले 5-6 दिन, ठीक है, 3 दिन आपने वीडियो देखी, उसके बाद 5-6 दिन आपको मार्केट में ट्रेड करना है जो प्राइस एक्शन आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आप पैसे का इस्तेमाल नहीं करोगे, यहाँ पे सिर्फ आप एक दिन पहले एनालाइज करोगे मार्केट को कि आपके हिसाब से ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन सकती है, ये सब चीज़ें एनालाइज करोगे। मार्केट आवर्स मार्केट को ट्रैक करोगे और अगर चीज़ें आपके हिसाब से आती हैं तो आप मान लो ऐसे एग्जांपल आपने बस इमेजिन कर लिया कि आपने 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया, आपका इतना प्रॉफिट हुआ होता, आपका इतना लॉस हुआ होता, और ये सब चीज़ें आपको ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करनी है। होगा इससे ये कि आपने जो भी सीखा है, ठीक है, प्राइस सेक्शन में जो भी आपने सीखा है वो इंप्लीमेंट मार्केट में करने के बाद उसकी क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही है वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट राइट आफ्टर फिलिंग द ट्रेडिंग जर्नल। ना उसके बाद 9वें दिन आपको समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है आगे वाली वीडियो देखने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक वीडियो जो ये वाली आप जाके देख सकते हो, इसमें मैंने डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट समझाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10वें दिन आपको काम करना है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, ठीक। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसी वीडियो में आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी माइंडसेट वाले सेक्शन में, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा जाके देख सकते हो 10वें दिन, जिस दिन भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, 10वें दिन आप जाके उसको दोबारा देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए और अगर आप मार्केट में उतर रहे हो तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अब 11वें से लेकर 15वें दिन तक आपको लाइव मार्केट में 1000 रुपए से ट्रेड करना है। जो काम आपने पिछले 5 दिनों में किया था ट्रेड करके, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया था विदाउट मनी, अब आपको वो 1000 रुपए से करना है। देखो, जब मार्केट में आओगे स्टार्टिंग में इनिशियली आपको पैसे लूज करने हैं, दैट्स फॉर श्योर, ये कोई फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है कि आपको पैसे लूज करने ही करने हैं, ठीक। अब मार्केट के मूवमेंट आपके पैसे डालने से मूव नहीं करती है। आप जितना पैसा डालो, जितना ज़्यादा डालोगे तब भी वैसे जाएगी, जितना कम डालोगे तब भी वैसे जाएगी, ठीक। तो अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हो, 1000 रुपए से ट्रेड करते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत आपका इमोशनल इंबैलेंस की बात आती है, वो हम बाद में हैंडल कर लेंगे, बट इनिशियली आप 1000 रुपए से भी अगर ट्रेड करते हो तो मार्केट जैसे मूव करना है वैसे ही मूव करेगा। तो 1000 रुपए से ट्रेड करो, लाइव मार्केट में ट्रेड करो, जो भी आपने एनालिसिस करी है उस पर एक्चुअली में ट्रेड एग्जीक्यूट करो, क्योंकि 1000 रुपए बहुत बड़े अमाउंट नहीं है, तो आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। नाउ जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे, जो आपकी गलतियां होंगी वो आपको समझ में आएंगी कि आप यहाँ पे ये गलतियां कर रहे हो। एंड इसी के साथ आपको ये भी देखना है कि जो आपने उस टाइम पे बिना पैसे के ट्रेड लिए थे पिछले 5 दिनों में, उस टाइम पे जो गलतियां की थी और जो विथ पैसा जो गलतियां कर रहे हो, क्या वो सेम है? सेम है तो कहाँ सेम है, सेम नहीं है तो क्यों सेम नहीं है, वो सब चीजें आप मैनेज करके अपने ही ट्रेडिंग को खुद एनालाइज कर सकते हो। अब अगले 2 दिन 16वें और 17वें दिन आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि ट्रेडिंग जर्नल में जो आपने ट्रेड्स लिए हैं, जो ट्रेड मेंटेन किए हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। ट्रेडिंग जर्नल जो भी आपने मेंटेन किया है ध्यान से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पूरा ऊपर से नीचे तक छान डालो कि गलतियां कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यही 2 दिन आपको इस पे फोकस करना है। नाउ 18वें से लेकर 22वें दिन आपको फिर ट्रेड करना है फॉर 5 डेज एंड मेक श्योर, ठीक है, इन 5 दिनों में सिर्फ आपको इतनी ही कोशिश करनी है कि पिछले ट्रेड्स में जो पिछले ट्रेडिंग जर्नल में गलतियां कर रखी हैं वो रिपीट नहीं
होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले ट्रेडिंग जर्नल में जो लिखा है कहीं की गलती से आपने स्टॉप लॉस गलत लगा दिया था या फिर आपने स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं लगाया था, ठीक, उस वजह से आपका लॉस हुआ, तो अब जो 18वें से लेकर 22वें दिन में आप ट्रेड करोगे, आपको ये गलती नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप प्राइस एक्शन समझ चुके हो। तो 23वें से लेकर 25वें दिन आपको मैं अपनी स्ट्रैटेजी का एक्सेस दे रहा हूं, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। उन दो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन आपने समझ लिया, लेकिन स्टिल अगर आपको चाहिए कि आप इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी या फिर एक फिक्स स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करो, तो वो दो स्ट्रैटेजी आपके काम आने वाली है। आखिरी 26 से लेकर 29वें दिन तक 26 डेज टू 29 डेज की बात अगर हम करें, तो इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो सीखी अभी उस पर ट्रेड करना है और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। अगर आपने ये 30 दिन कर लिया, ट्रस्ट मी, जो आप आज हो ट्रेडिंग को लेके, उस 30 दिन के बाद अपने आप को देखोगे, आपको बहुत जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। ये हो गया पिलर 2, ज्ञान में जो भी डिटेल आपको चाहिए थी, जो भी नॉलेज आपको चाहिए थी, उसके लिए रिसोर्सेज मैंने आपको दे दिए। पिलर 2 या फिर ज्ञान का जो पार्ट है, उसमें ही एक चीज और आती है, फाइंडिंग योर एज और योर स्ट्रैटेजी, जिसपे आप काम कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा आपके लिए स्किल है कि आप इसको कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आप किसी और की ट्रेडिंग स्किल देख सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी करना उसको बहुत मुश्किल है। आपको कुछ ना कुछ अपना मिर्च मसाला, कुछ ना कुछ अपना एक एलिमेंट डालना पड़ता है उसमें, टू ट्रेड दैट स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म। प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन में कुछ लोगों को रिवर्सल पसंद है, प्राइस एक्शन में कुछ लोगों को ट्रेंड लाइन पसंद है, प्राइस एक्शन में कुछ लोगों को ब्रेकआउट्स पसंद है। सब लोग सब पे ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपना एज या फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करने के लिए एक चीज की हेल्प लगेगी, वो है ट्रेडिंग जर्नल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो जैसे मान लिया आप प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे थे, एक महीने आपने प्राइस एक्शन पे ट्रेड किया, एक महीने जो हमने स्ट्रैटेजी आपको दी है मूविंग एवरेज वैल्यू, उस पर ट्रेड किया, और 2 महीने तक आपने ट्रेडिंग जर्नल पूरा मेंटेन किया। अब 2 महीने बाद जब आपने ट्रेडिंग जर्नल देखना शुरू किया, तो आपको लगता है कि यार प्राइस एक्शन में मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, ये जो मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि प्राइस एक्शन इज बेटर फॉर यू एज कंपेयर टू मूविंग एवरेज, या फिर उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब प्राइस एक्शन वाले जर्नल को देखा आपने, एक महीने और ट्रेड किया, ठीक, आपको समझ में आया कि यार जितने भी रिवर्सल वाले ट्रेड होते हैं, ठीक, उसमें मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ट्रेडिंग जर्नल के अकॉर्डिंग रिवर्सल वाले ट्रेड में आपका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ब्रेकआउट वाले में आपका ज्यादा लॉस हो रहा है। तो आपका जो एज क्या है, वो रिवर्सल वाली ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, ठीक। तो आप अपने स्ट्रैटेजी में से ब्रेकआउट निकाल दो, जब भी ब्रेकआउट होगा आप ट्रेड नहीं लोगे उस पर, आप सिर्फ रिवर्सल पे फोकस करोगे कि रिवर्सल हुआ तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। इससे आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी या फिर खुद का एज फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, गलतियां, मिस्टेक्स, पिलर नंबर 3। तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। इसलिए फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। तो यार गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप गलतियां रिपीट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं हो, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक। आपने आज मान लिया स्टॉप लॉस गलत लगाया था, या फिर आपने ओवर ट्रेडिंग करके आज लॉस किया, आप आज से 2 साल बाद भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप आज से 5 साल बाद भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते ही जा रहे हो तो कभी आप आगे बढ़ोगे नहीं, कभी आप ग्रो नहीं करोगे, कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, ठीक है। तो हमेशा अगर आप अपनी गलतियों को एलिमिनेट करना शुरू कर दो, ठीक, तो उससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है ट्रेडिंग में बहुत स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल, मेरी जो फिबोनाची ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, वो सबको पता है कि कितना सही काम करती है। ऑलमोस्ट 70 to 75% का जो उसकी एक्यूरेसी है मार्केट में, वो ऐसे एक दिन में नहीं बनी है, ठीक है। इवन कैसे कैसे चेंजेस किए मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने अपने 6 महीने का ट्रेडिंग जर्नल एनालाइज किया था उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए, तो उसमें मुझे ये देखने को मिला कि फ्राइडे वाले जो ट्रेड थे मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होता है उसमें, ठीक। हमेशा फ्राइडे को लॉस होता है, आई डोंट नो क्यों होता है, उसका कोई रीज़न नहीं मेरे पास, लेकिन फ्राइडे को मेरे को ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में ये चीज़ इंप्रूव करी कि फ्राइडे को ट्रेड करना बंद कर। आप सोचो, इतने छोटे छोटे चेंजेस भी आपकी स्ट्रैटेजी को एक्यूरेट बना सकते हैं। अब मैंने फ्राइडे को ट्रेड करना एलिमिनेट कर दिया। फ्राइडे को जब मैं ट्रेड करता था उस टाइम पे मेरी स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी थी वो 62% के आसपास आती थी। जैसे मैंने फ्राइडे को ट्रेड करना बंद किया, वैसे ही मेरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 73.5% तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि जो मेजर लॉसेस मुझे फ्राइडे को हो रहे थे वो मैंने खत्म कर दिए, वो मैंने हटा दिए। तो हर बार आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंप्रूव नहीं करना होता है, कई बार आपको एलिमिनेट भी करना होता है। अभी हमने कुछ दिन पहले एग्जांपल देखा था कि अगर मान लेते हैं आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो, आपका रिवर्सल पे ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है, रिवर्सल ट्रेडिंग पे ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो आप रिवर्सल पे करो, ब्रेकआउट छोड़ दो, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई, वो आपका एज भी बन जाता है, वो आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी भी इंप्रूव करता है। और ऐसे ही गलतियां एलिमिनेट कर करके आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक्यूरेट बनाते हो। कोई भी स्ट्रैटेजी उठाओ, ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उठाओ
और उसको ट्रेडिंग जर्नल के साथ ट्रेड करना शुरू करो। ट्रस्ट मी, विद इन 3 मंथ्स आप उस स्ट्रैटेजी को सुधार दोगे खुद अपने दम पर। कैसे? जो भी गलतियां उसमें हैं या फिर जहां भी उसमें लॉस हो रहा है उसको एलिमिनेट करते जाओ। देख लो भाई, वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो और एक ग्लास तोड़ना पड़ा जस्ट टू क्रिएट अ हुक, क्योंकि लोग वीडियोस देखते नहीं हैं अगर आपकी हुक अच्छी ना हो तो भाई एक ग्लास टूटा है, इसी वजह से बस चैनल पे अगर आप आए हो, वीडियो आपने पूरी देखी है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ग्लास महंगा नहीं था बट यार सफाई में बहुत टाइम लगने वाला है एंड ये मुझे उतना पसंद नहीं है। ठीक है, सफाई पसंद है, ये ग्लास सफाई करना पसंद नहीं है। अब इसको वैक्यूम करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी ताकि लगे ना, जो कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। और अगर आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी समझना है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।